हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी हम भेज देंगे, ठीक है। फिर जी। अब समझिएगा, लिखिए जय शक्ति राजा के नाम से, मतलब चंदेल वंश के राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जय शक्ति नाम के जो राजा थे उनके नाम पर ही इस वंश को जेजाक भुक्ति कहा जाता है। जेजाक भुक्ति, ध्यान रखना, जेजाक भुक्ति, युग। भुक्ति भुक्ति भा। ये प्रश्न ऐसे बनता है इसमें, जेजाक भुक्ति का नाम पूर्व पहले क्या था, मतलब किस नाम का से चलता है, तो जय शक्ति है इसका नाम, ठीक है। और चंदेलों, एक और पॉइंट डाल के लिख लें, चंदेलों का विवाह संबंध कलचुरी से हुआ था। कलचुरी राजा, कलचुरी मतलब कहाँ के राजा थे कलचुरी, बीना मैडम, कलचुरी राजा कहाँ के थे? सर मुझे नहीं पता, मेरा छतरपुर। महाकौशल, मतलब ये जबलपुर वाला जो एरिया है ना, हाँ। जबलपुर वाला जो महाकौशल एरिया है, ये पूरा कलचुरी कालीन था। जैसे अपन यदि वहां पर जाएंगे, कहाँ पर, त्रिपुर सुंदरी, तो वो कलचुरी मतलब राज के समय ही था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसको एक बार रिपीट कीजिए सर, पॉइंट को। कौन सा? यही, इस वंश के जो हाँ, राजा थे वो चंदेलों, कलचुरी। चंदेलों का वैवाहिक संबंध कलचुरियों से हुआ था, कलचुरी राजाओं से। फिर आगे देखें, इनने बहुत सारे राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। तो खजुराहो के जो मंदिर थे पूरे के पूरे चंदेल राजाओं ने करवाया, और एक चंदेल राजा ने नहीं करवाया, मतलब कई सौ साल तक राजा आते गए, फिर नए नए मंदिर बनाते गए। तो शायद आप विजिट किया किसी ने खजुराहो? जी हाँ, मैंने किया है। हाँ, तो वहां पर बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे और सारे मतंगेश्वर। मंदिर, सिर्फ एक मंदिर बस सेफ है, बाकी सारे मंदिर खंडित है, सारी मूर्तियां खंडित है। नहीं नहीं, सारे मंदिर तो खंडित नहीं है, बहुत अच्छे मंदिर हैं। उसके अंदर नहीं, मंदिर सारे एक अच्छे हैं, उसके अंदर की जो एक मूर्तियां वो सारी खंडित है। नहीं, एक मंदिर है बस पूजन हो रहा शुरू हुई है हिंदुओं हाँ। का, वो शिव वाला मंदिर है। एक जैनों का मंदिर दे दिया है, बाकी सब में हाँ। केवल दर्शनीय स्थान बस है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, फिर लिखें मतंगेश्वर मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण हर्षवर्मन ने कराया, हर्षवर्मन ने कराया। मतंगेश्वर ये आता है, मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर है, मतलब ये है अपना खजुराहो में। तो मतंगेश्वर मंदिर जो है उसका निर्माण हर्षवर्मन ने करवाया, इसको ध्यान रखना, मतंगेश्वर हर्षवर्मन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक है चतुर्भुज मंदिर, मतलब ये भी वहीं पर है। तो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने किया। किसने किया? यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया। मतंगेश्वर मंदिर किसने बनवाया? हर्षवर्मन ने, ठीक है। बार बार याद करना पड़ेगा, मतलब बोलना पड़ेगा, याद तो कोई को नहीं होते, सब भूल जाते हैं, तो इसलिए बार बार यदि रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रहेंगी, नहीं तो उस समय कंफ्यूज ये होता कौन ने किसका मंदिर का निर्माण करवाया। तो मतंगेश्वर हर्षवर्मन, यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आता है वहां पर एक विश्वनाथ मंदिर है, कहां पर? खजुराहो में। तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा धंग ने करवाया, राजा धंग ने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तथा पार्श्वनाथ, एक जैन मंदिर भी है वहीं पर। तो राजा धंग ने पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ, देखो दोनों में नाथ नाथ लगे हैं, जब भी नाथ लगा हो तो उसके लिए धंग राजा को ध्यान में रखना। ये आता है प्रश्न कि खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, उसका निर्माण किस राजा ने करवाया, किस चंदेल राजा ने करवाया?
तो राजा धंग ने करवाया था। ठीक है, पार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर दोनों में नाथ जी लगा है। नाथ वाली जो मंदिर है वो राजा धंग ने निर्माण करवाए थे। ठीक है, जी फिर जी उसके जी बाद अम, धंग के पुत्र गंड ने चित्रगुप्त मंदिर, गंड जो मतलब धंग का पुत्र हुआ, ये हजारों साल तक मंदिरों का निर्माण हुआ है वहां पर, मतलब जो अपन को देखने में आ रहे हैं। तो इनकी कई पीढ़ियां गुजरती जाती थी और वो हर पीढ़ियां क्या करते थे, नए नए मंदिरों का निर्माण करते थे। तो ऐसे ही धंग का जो राजा गंड था उसने चित्रगुप्त मंदिर बनवाया। कौन सा? चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर फिर गंड के पुत्र, देखो राजा धंग आए, धंग के बाद राजा गंड आए, राजा गंड ने चित्रगुप्त मंदिर बनाया। गंड का पुत्र आया विद्याधर, विद्याधर, ये बात महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। राजा गंड के पुत्र विद्याधर ने कनरिया महादेव, कनरिया महादेव सबसे बड़े महादेव हैं वहाँ के, सबसे बड़े शिव की प्रतिमा है, और प्रतिमा बढ़ती जा रही थी तो वहाँ पर कील लगा दी गई। बहुत बड़ा शिवलिंग हम देख के आए थे, लगभग 31 मीटर का होगा। ठीक है, तो कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने करवाया था। ठीक है, हाँ, फिर आगे लिखना है राजा परमार्दी देव, परमार्दी देव। ठीक है, परमार्दी देव को परमाल के नाम से भी जानता है, जिससे अपनी राजधानी कलिंजर और महोबा को बनाया। देखो पहले ये बात ध्यान रखना, चंदेल जो राजा थे, चंदेल का जो प्रमुख राजा था जय शक्ति, जिसको जेजाग भुक्ति के नाम से कहा जाता है, उनने अपनी राजधानी, मतलब ये जितने भी राजा हर्षवर्मन, यशोवर्मन, राजा धंग, गंड, इन लोगों ने अपनी राजधानी खजुराहो ही रखी। लेकिन उसके बाद परमार्दी देव राजा है, राजा परमार्दी देव, ध्यान रखिएगा, राजा परमार्दी देव ने क्या किया, अपनी राजधानी खजुराहो से बदलकर दूसरी चेंज कर दी। जैसे कि पहली राजधानी एमपी की नागपुर थी, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद फिर यहाँ पर जबलपुर की बात चलने लगी। फिर उसके बाद वहाँ की जो रानी महारानी थी भोपाल की, बोले नहीं भोपाल को राजधानी बनाओ। ऐसे ही बहुत वाद विवाद होते गए, तो परमार्दी देव ने उनकी राजधानी खजुराहो से शिफ्ट कर दी, चेंज कर दी, और कलिंजर और महोबा को बनाया। किसको बनाया? कलिंजर और महोबा। क्या बात है, आज महिमा मैडम सो गई थी क्या? चलिए, तो परमार्दी देव राजा ने क्या किया, कलिंजर और महोबा को राजधानी बनाई। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता है कलिंजर या महोबा को राजधानी किस राजा, किस चंदेल राजा ने बनवाया? तो राजा परमार्दी देव ने बनवाया था। ठीक है, आप लोगों ने आला उदल सुना होगा, आला उदल। ठीक है, आला उदल जो थे वो बहुत बड़े सेनापति थे, और इनकी रचनाएं, मतलब कविताएं जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरणास्पद रहती थी। तो आला उदल जो थे परमार्दी देव के मुख्य सेनापति थे। ठीक है, जिनके वीर रस से आला खंड चलता है, बुंदेलखंड में बहुत आला चलते हैं, यदि आप लोगों ने नाम सुना हो तो। आला उदल जो हैं, आला उदल जो हैं परमार्दी देव के सेनापति थे, जिनकी रचनाएं बुंदेलखंड में लोकगीत के रूप में गाई जाती हैं। आला उदल किसके सेनापति थे, किस राजा के सेनापति थे? परमार्दी देव राजा के सेनापति थे। ठीक है, आला उदल की सबसे लंबी कविता का है, मतलब जो उनकी जो कविता है वो सबसे लंबी है, मतलब हिंदी साहित्य में सबसे लंबी कविता आला उदल की है, जिसमें 52 लड़ाइयों का उल्लेख है। आला जो आला खंड गाया जाता है ना, कभी आप लोग सुनना, या गांव देहात में अभी भी चलते हैं,
हम लोग तो सुनते रहते हैं। आला खंड, आला खंड में होता क्या है कि जो वीर रस की कविताएं गाई जाती, राजा चंदेल के जो राजा थे ना, उन सब राजाओं का वहाँ वृत्तांत आता है। ठीक है, तो वहाँ पर 52 लड़ाइयाँ हुई हैं उन राजाओं की, तो उन 52 लड़ाइयों का जिक्र आला खंड में किया जाता है। ये लिख लीजिए, आला उदल, आला उदल की कविताओं में 52 लड़ाइयों का उल्लेख किया गया है। अब देखो, इसके बाद वहां पर एक राजकुमारी हुई है, अपनी राजकुमारी नहीं है, एक राजकुमारी हुई है जिसका नाम रानी दुर्गावती था। ये देखो, मंडला की शासिका का नाम रानी दुर्गावती है। ठीक है, लेकिन उनका जो जन्म स्थान था वो चंदेल की राजकुमारी थी, प्रिंसेस ऑफ चंदेल्स। ठीक है, चंदेल शासक कीरत सिंह के भाई के शालिवाहन की हुई थी। ये बात ध्यान रखना, जो रानी दुर्गावती थी वो रानी तो मंडला की थी, लेकिन उनका जो जन्म स्थान था वो चंदेल राजाओं के यहाँ हुआ था, मतलब खजुराहो में हुआ था। ठीक है, फिर लेकिन उनकी शादी यहाँ पर गौड़ शासक दलपत शाह के साथ हुई थी। लिख लो ये प्रश्न, चंदेल वंश की अंतिम राजकुमारी दुर्गावती का विवाह है गौड़ शासक दलपत शाह के साथ हुआ था, मंडला के थे जो। महिमा मैडम, आज क्या बात है, आप काफी लेट हो गई। अरे मैं मोबाइल रख के दूसरे कमरे में चली गई। लो, आपके कारण हिस्ट्री शुरू हुई और आप ही का आया। आई ध्यान में गया तो फिर देखी तुम चालू हो गई। नहीं, वो लाइट गोल रही तो थोड़ी हमने का डिले कर दिया था। हाँ, अब एक बार समझ लें, गुर्जर प्रातिहार वंश के बारे में बता रहे हैं। गुर्जर प्रातिहार वंश की कितनी शाखाएं हैं सोनिका मैडम? कौन कौन सी? चंदेल, परमार और कलचुरी। हाँ, चंदेल वंश में का दूसरा नाम कौन सा है? किसका नाम? चंदेल वंश का दूसरा नाम, शासक का नाम? हाँ, नानुक थे। नानुक थे, ये संस्थापक थे। चंदेल वंश को दूसरा कौन सा वंश कहा जाता है राजकुमारी? जेजाग भुक्ति। हाँ जी, राजमुक्ति। ध्यान रखना है ना, ये जेजाग भुक्ति चंदेल वंश का। चंदेलों की राजधानी कितनी थी? तीन थी, खजुराहो, हाँ, कलिंजर और महुआ, जो खजुराहो एमपी में है। कलिंजर और महुआ किसने राजधानी बनाई थी? कौन से राजा ने? जय शक्ति ने। परमार्दी देव ने। परमार्दी देव ने, हाँ, कलिंजर और महोबा को राजधानी बनाया। अच्छा, कनरिया महादेव मंदिर का निर्माण कौन से राजा ने करवाया राजकुमारी? श्रद्धा मैडम, कदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण कौन से राजा ने करवाया था? विद्याधर राजा ने करवाया था। विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कौन से राजा ने करवाया था बीना मैडम? राजा धंग। ठीक है, तो ये हो गया अपना चंदेल वंश। अब आगे आता है परमार वंश। ठीक है, अब परमार वंश की बात करेंगे तो सबसे पहले बताइए, जैसे चंदेलों का जो टेरिटरी थी, मतलब जो क्षेत्राधिकार था, वो क्या था? बुंदेलखंड था। ऐसे परमार वंश का टेरिटरी क्या थी? महिमा मैडम बताइए, परमार वंश की टेरिटरी या क्षेत्राधिकार कौन सा राज्य कहलाता था? नहीं पता सर। आप कहाँ पर अभी जॉब करके आई हैं? उसके पहले जोबट के पास धार है, क्या है? उनकी राजधानी वही थी, उज्जैन, धार, मालवा। ठीक है, लिखो परमार वंश। संस्थापक थे राजा उपेंद्र। राजा उपेंद्र
और राजधानी थी धार। इन्होंने, परमारों ने, लिखो परमार वंश ने राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश के वंश को हराया, ऐसा लिख दो, राष्ट्रकूट वंश को हराया। ये देखो जो राजा एक मिनट, यहाँ पर एक राजा भोज रहे, ठीक है। राजा भोज जो थे वो परमार वंश के प्रमुख राजा थे, ठीक है। परमार वंश के प्रमुख राजा थे। अपन को राजा भोज के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो कौन से संस्थापक? नहीं, संस्थापक राजा उपेंद्र थे, लेकिन फिर उसके बाद एक राजा भोज आए जो सबसे प्रतापी राजा थे। बहुत सारे राजा आए, कृष्णराज, श्रीहर्ष, वैरीसेन, बागपति, मुंज, सिंधुराज, राजा भोज, जयसिंह प्रथम, ये सब बहुत सारे राजा आए, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राजा थे वो थे राजा भोज। तो राजा भोज से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उज्जैन धार लिखेंगे। हाँ, एक मिनट में वही बता रहा था। राजा भोज का जन्म हुआ था उज्जैन में, ठीक है। इनकी राजधानी थी धार नगरी। धारा नगरी मतलब धार, ठीक है। इनका जन्म हुआ था मैडम उज्जैन में। अब आगे चलते हैं। ये बहुत बड़े कवि हृदय थे, ठीक है। ये बहुत बड़े कवि थे। इनने बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई थी जो कि बहुत फेमस रचनाएं थी। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं तो वो लिख लें, लिख लिए राजा भोज की प्रमुख रचनाएं। सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, समरांगण सूत्रधार, समरा लिखना और ऊपर बिंदी, समरांगण सूत्रधार, समरांगण सूत्रधार, ये जैन ग्रंथ है। मतलब ये हिंदू के साथ साथ जैन धर्म के भी अनुयायी थे, ठीक है। क्या बात है नीलिमा मैडम, काफी देर के बाद आए। आ गए थे तो इस वजह से एंगेज हो गए थे। ओके ओके, नो इश्यू। तो ये राजा मतलब इनके प्रमुख ग्रंथ थे राजा भोज के, ठीक है। ये हिंदू के साथ साथ जैन धर्म के भी बहुत बड़े प्रचारक और प्रसारक थे। अभी देखो बहुत विवाद चल रहा है, वो जो वहाँ पर भोज मंदिर बना हुआ ना धार में,
तो वहाँ पर मुस्लिम, हिंदू और अब साथ साथ में जैन भी कूद गए, तीनों अपना अपना आधिपत्य बता रहे हैं। ठीक है। तो राजा भोज ने धार में भोजशाला का निर्माण करवाई, ये बात महत्वपूर्ण है। धार में जो भोजशाला है ना, वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो भोजशाला का निर्माण, जहाँ पर बसंत पंचमी दिन पूजन होती है। ठीक है। तो वहाँ पर राजा धार में भोजशाला का निर्माण करवाया। भोजपुर में जो भोज मतलब एक शिवलिंग का मंदिर है और एक जैनों का मंदिर है, वो दोनों मंदिरों का निर्माण भी उसी ने करवाया था, राजा भोज ने। हाँ, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, मिट्टी का बांध का एक निर्माण करवाया था राजा भोज ने। राजा भोज ने क्या क्या निर्माण करा, पहले ये देख लें। सबसे पहले धार में भोजशाला का निर्माण करवाया। दूसरा, भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरा, साइक्लोपियन बांध बनवाया, एक मिट्टी का साइक्लोपियन, लिख लीजिए, मिट्टी का बांध, ब्रैकेट में लिखो साइक्लोपियन बांध का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। ठीक है। तो इस प्रकार से राजा भोज, ये परमार वंश की बात हो गई। इसके पहले अपन ने कौन से वंश की बार चर्चा की हुई थी? चंदेल वंश। इसके विषय में राजा परमार वंश, परमार मतलब राजा भोज ही है, जिनने बहुत सारा मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए। तो इनने किन को हराया था? राष्ट्रकूटों को हराकर परमार वंश की स्थापना की हुई थी। फिर इसके बाद इनका जो युद्ध हुआ था वो कलचुरियों के साथ हुआ था। कलचुरी मतलब जो अपना महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कलचुरी वंश की स्थापना, मतलब इसके बाद अपन कलचुरी वंश जो कल पढ़ेंगे तो अपन उसको कल देखेंगे। ठीक है। अब आगे आते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम बता रहे हैं, कॉमर्स से रिलेटेड है ये। ठीक है। अपनी हमने बैंक के बारे में बताया था। ठीक है। ये पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग लिखते जाइएगा और लर्न करते जाइएगा। कुछ अब ये कंपाइल मिलेंगे, ध्यान रखना। कुछ हो सकता है इकोनॉमिक्स के हों, कुछ उसमें बैंकिंग के हों, कुछ इनकम टैक्स के हों, वगैरह वगैरह। मतलब ये सब आपको कंपाइल मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। बोले हम? जी सर, बोलिए। ठीक। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सेट वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का है, वहाँ से हमने लिया हुआ है। ये सेट पेपर वेस्ट बंगाल का है। तो उसी में जो जिस प्रकार के प्रश्न आए हैं तो वो आप लोग लिखते जाइए पॉइंट बना बना के। ठीक है। जो उत्तर रहेगा वो अलग रेड पेन से या ग्रीन या ब्लैक पेन से लिखें। पूरक वस्तुओं की लिखिए, पूरक वस्तुओं की, पूरक वस्तु मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की आड़ी लोच, आड़ी लोच मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक को अंडरलाइन कर लेना। ये इसके बारे में अपन और आगे भी पढ़ेंगे, जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, ये आड़ी लोच क्या कहलाती है, वो सब अपन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ था, तो ये हमने बताया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। पूरक वस्तु जो रहती, पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं? सप्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि कौन चाय से? की जगह कॉफी। हाँ जी, क्या? चाय की जगह कॉफी। नहीं नहीं नहीं। क्यों? पूरा नहीं 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 नहीं, वो स्थानापन्न होती है मैडम, स्थानापन्न नहीं, वो स्थानापन्न होती है। स्थापन।
चाय की जगह अपन कॉफी यूज कर सकते हैं। स्थापन्न है वो। हाँ। हाँ, पूरक वस्तुएं कहलाएंगी पेट्रोल और गाड़ी। हाँ हाँ, ठीक है, मतलब एक की वजह दूसरी नहीं चल पाएगी। ठीक हाँ ठीक ठीक। हाँ, उसको बोलते हैं। तो इनकी पूरक वस्तुओं की क्रॉस मतलब आड़ी लोच जो रहती वो ऋणात्मक रहती है। अब आगे चलते हैं। स्पेलिंग लिखिएगा आप लोग, इस ये इंग्लिश शब्द है मैकनिसी मॉडल, MCKINSEY, मैकनिसी मॉडल। एक बार फिर से बोलिए सर। MCKINSEY, मैकनिसी मॉडल में 7S, 7, इसको अंडरलाइन कर लेना या हाईलाइट कर लेना, 7S होते हैं। प्रश्न आता है मैग्नीसी मॉडल में कितने एस होते हैं, जो कि संगठन की डिजाइन पर आधारित होते हैं। मतलब संगठन का जो ढांचा बन के तैयार होता है उसके संबंध में मैकनिसी ने एक मॉडल दिया। किसने दिया? मैकनिसी एक कोई वो थे मतलब अर्थशास्त्री कह सकते हैं, कोई फिलोसफर रहे होंगे। उनने 7 एस शायद सर्विसेज से रिलेटेड, सेवाओं से रिलेटेड है। उनने 7 एस दिए जो कि संगठन की डिजाइन पर आधार, मतलब संगठन किस प्रकार से होना चाहिए उसके मॉडल के बारे में बताया। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब अगला तीसरा पॉइंट लिखें। फिर से इंग्लिश वर्ड आएगा कुर्त लेविन, KURT, कुर्त, LEWIN। कुर्त लेविन के अनुसार परिवर्तन के 3 चरण होते हैं। अब समझो पहले तो ये क्या है। कुर्त लेविन एक फिलोसफर थे, ठीक है, बहुत बड़े। उनने परिवर्तन बताया। परिवर्तन मतलब जो फैशन आदि में आता जाता है, जैसे आप लोग के ढेर सारे चेंजेस होते रहते हैं, आप लोग की आउटफिट्स में, आप लोग के बैग्स में, आपकी हेयर स्टाइल्स में, है ना। तो ये परिवर्तन बहुत आते रहते हैं। जैसे पहले कलर टीवी मतलब ब्लैक एंड वाइट चलता था, फिर बाद में कलर आया, अब उसके बाद कलर टीवी का भी क्रेज कम हो गया, अब दूसरी दूसरी न जाने कौन कौन सी टीवी आने लगी है। तो ये चेंज कहलाता है, चेंज। ठीक है, तो चेंज के कुर्त लेविन ने 3 चरण बताए हैं। कौन कौन से 3 चरण बताए? पहला लिखो अनफ्रीजिंग, UN, अनफ्रीजिंग, FREEZING, अनफ्रीजिंग। ब्रैकेट में लिख लेना। सॉरी सर, एक बार फिर से बता दीजिए, बेटा बीच में आ गया हमारे। पहला लिखिए UN, अन, फ्रीजिंग, फ्रीज रहता ना, FREEZING, अनफ्रीजिंग। ब्रैकेट में लिखना परिवर्तन को पहचानना, इसका मतलब ये होता है। अनफ्रीजिंग मतलब होता है परिवर्तन को पहचानना। ठीक है, दूसरा है चेंजिंग, चेंजिंग, CHANGING, चेंजिंग। ब्रैकेट में लिखें परिवर्तन को लागू करना, इम्प्लीमेंटेड ऑफ चेंजेस। तीसरा है रीफ्रीजिंग, रीफ्रीजिंग, REFREZZING, रीफ्रीजिंग। ब्रैकेट में परिवर्तन को मजबूत करना।
अब देखो प्रश्न किस प्रकार से आता है, इसमें पूछा जाएगा क्या क्या हो सकता है, प्रश्न वो बता रहे हैं। कुर्ट लेविन के परिवर्तन के कितने चरण हैं? एक प्रश्न ऐसा बन सकता है, 1 2 3 4, तो कितने चरण हैं? हाउ मेनी स्टेप्स? 3। तीन ठीक है। अब तीन चरण है सर। हाँ, अब इसमें ये ये आएगा कि पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है। तो पहला कौन सा था? अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग का मतलब चेंज को पहचानना, परिवर्तन को पहचान करना। जैसे आपकी आउटफिट मतलब साड़ी आड़ी का पैटर्न वैटर्न चेंज हो गया, तो इस चेंज को पहचानना। फिर चेंजिंग को इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको बोलते चेंजिंग। रिफ्रेजिंग मतलब परिवर्तन को मजबूत करना। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गए। फिर अगला चले, MPDQ लिखे, MPDQ इसका फुल फॉर्म बताना है। MPDQ का प्रश्न ऐसा आया था, मतलब इसमें क्या था, P डैश डला हुआ था, फिर बाकी सबके फॉर्म लिखे हुए थे। MPDQ का लिखे हैं हम। M मतलब होता है मैनेजमेंट, P मतलब होता है पोजीशन, D मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। जैसे स्वॉट एनालिसिस रहता है ना, स्वॉट SWOT, ऐसे ही MPDQ आता है। तो MPDQ क्या है? मैनेजमेंट, पोजीशन, D मतलब डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन, और Q मतलब होता है प्रश्नावली। प्रश्नावली मतलब क्वेश्चन आया। ठीक है, MPDQ का फुल फॉर्म बताइए। तो मैनेजमेंट, P फॉर पोजीशन, D फॉर पोजीशन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, Q फॉर क्वेश्चन क्वेश्चनर। आया। अब पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा का लिखना, उसमें कोई एक जगह दिया जाएगा क्या, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। तो P मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। D मतलब क्या होता। फिर अगला लिखें CAPM, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। CAPM, CAPM, C का मतलब होता है कैपिटल, A फॉर असेट, P फॉर प्राइसिंग मॉडल, प्राइसिंग PRICING, और मॉडल। ठीक है, एक बार फिर से देखें। CAPM का फुल फॉर्म कैपिटल, असेट, प्राइसिंग, मॉडल। MPDQ का फुल फॉर्म मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, पोजीशन, पोजीशन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन है। अब एक अगला प्रश्न लिखें, DU पॉइंट, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। DU बोलते इसको, DU पॉइंट चार्ट का विकास अमेरिकन ने किया, मतलब अमेरिका ने किया था। DU पॉइंट एक चार्ट होता है, ये शायद एक उसमें चलता है, किसमें, इकोनॉमिक्स में कि स्टेट, में ध्यान नहीं आ रहा। DU पॉइंट एक चार्ट है। DU पॉइंट POINT चार्ट का आविष्कार अमेरिका ने किया था। ठीक है, ये 5 पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है, ये लर्न कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, दैट्स योर होमवर्क। और जितना अपन ने पढ़ा वो भी लर्न कर लेना। ठीक है, अब कल संडे है,
भैया मैं ये पूछ रही थी, मध्य प्रदेश 2026 का नई बुक आई है, उसको लें कि नहीं लें कि पुरानी 2 बुकें उसी से पढ़ लें? एमपी का हाँ नई आई है। अभी मत लो, जरूरत नहीं है। वो क्या है, जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना, उसके हाँ लिए बस जरूरत पड़ेगी, मतलब करंट अफेयर्स के लिए। बाकी तो पुरानी चल जाएगी। तो आर्थिक सर्वेक्षण खरीद लेंगे। वो हम बता देंगे, उस वही बस खरीदना। वो अलग अलग पार्ट आते हैं इसके, जनजाति का अलग आ रहा है, उसका अलग आ रहा है। ठीक है, तो आप उसकी उसकी वो भेज देना, फोटो भेज देना, तो हम ले, तो हमें लगेगा तो मंगवा लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो नहीं लेना 26 वाली, एमपी अभी वाली मत नहीं लो, ले। पूरी मत लो, काय के लिए? पुराना तो सभी, इसलिए बस वही है। ठीक। तो कल आप लोग दिन में समय दे पाएंगी? किसी हाँ समय? हाँ दे पाएंगे, सब दे पाएंगे। सब हम नहीं? नहीं नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। हम भी नहीं दे पाएंगे सर। तो ठीक है, तो इसी समय लगा लेंगे फिर, जैसा भी आप लोग की अनुकूलता हो। ठीक है, कल हम कर ही नहीं पाएंगे। चलो ठीक है, जैसी जिसकी अनुकूलता हो उस हिसाब से करना है ना। ठीक है। हाँ आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ मतलब भेजेंगे नोट्स वगैरह, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अभी अभी वो पूरा भेज दीजिएगा। आप रोज ना रिकॉर्डिंग कर दिए, अगर बहुत सी चीज छूट जाएगी तो हम नोट कर लेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग आज हो गई है, तो अभी हम भेजते हाँ हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट जी। थैंक यू सर। ओके। गुड नाइट। रिकॉर्डिंग हो गई है, चालू तो है, इसको शेयर करना है। काट देना फोन तो।